मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कालीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में तकनीकी इस विषय वस्तु के अंतर्गत अब तक हमने शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न भागों को देखा, समझा। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसी तरह से हमने ये भी देखा शिक्षण के स्तर कितने होते हैं, ज्ञान, बोध, चिंतन स्तर किस पर क्या कार्य होता है, शिक्षण को पूर्ण शिक्षण बनाने के लिए जो उसकी अवस्थाएं हैं, जो शिक्षण के पूर्व की अवस्था, मध्य की अवस्था और शिक्षण के पश्चात माने बाद की अवस्थाएं। इन समस्त बिंदुओं पर विचार करने से, देखने से यह प्रतीत होता है कि एक शिक्षक के लिए किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी तकनीकियों का उपयोग तो करना ही पड़ता है कि जैसे वो अपनी कक्षा में प्रवेश करने के पूर्व विषय वस्तु का नियोजन, प्लानिंग कैसे करनी है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण फिर कैसे करना है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन स्टूडेंट के बीच में करना क्लास के अंदर, किस प्रकार से वो अपने दिए हुए ज्ञान का मूल्यांकन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं और जो उद्देश्य हम बनाते हैं, निश्चित रूप से उद्देश्य क्या होते हैं। किसी भी शिक्षण के लिए जो छात्र लर्निंग के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे छात्रों के अंदर ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक ये तीन पहलू जो होते हैं, जिसके आधार पर उसका डेवलप होता है, जिसके आधार पर उसके अंदर ज्ञान की क्षमता बढ़ती है, सीखने की, समझने की और करने की। इन्हीं बिंदुओं पर तमाम प्रकार के हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, तकनीकीशियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ मॉडल का रूप दिया, कुछ प्रारूप बनाए, कुछ प्रतिदर्श बनाए, जिसके आधार पर पठन पाठन में सुविधा होती है। एक शिक्षक के लिए भी कैसे पढ़ाना है उसका ज्ञान कर लेता है, छात्रों को कैसे सीखना है इसके आधार पर वह अधिक से अधिक अध्ययन कर लेता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अर्थात ब्लूम ने अपने उस टैक्सोनॉमी में अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कैसे किया है, उसके क्या नॉर्म हैं, उनको कितने रूपों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार से हम देखें तो किसी एक भाग को कितने उप विभागों में बांटा जा सकता है, उनके अर्थ क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उसका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को नहीं जोड़े हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, इस पर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, इस पर कमेंट करेंगे और इस तकनीकी की जो भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम बताने जा रहे हैं उस पर आप अपने विचारों को निश्चित रूप से कमेंट के द्वारा, प्रशंसा हो, आलोचना हो, चाहे आपकी सलाह हो, हमें देने का प्रयास आप जरूर करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो टैक्सोनॉमी शब्द है ये अक्सर शैक्षिक तकनीकी का एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। किसी भी वस्तु का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके लिए हम क्लासिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कि जो टैक्सोनॉमी वो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, तो वहां पर जो शैक्षिक उद्देश्य है उनका वर्गीकरण से संबंधित हो जाता है। इसलिए अगर हम कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अर्थात ब्लूम्स के द्वारा बताया गया जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वह कैसा होना चाहिए, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या प्रारूप हैं, इसके लिए हमें शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इतनी चीजों को लिखने के लिए हम केवल एक शब्द लिखते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहने से सीधे सीधे हमें शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो ब्लूम ने किया है वह सब कुछ हमारे समझ में आने लगता है। इसलिए ब्लूम्स ने, आप देखेंगे, 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों को बताया है। कौन कौन से उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य जो है कॉग्निटिव डोमेन अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष, यानी किसी बालक का ज्ञानात्मक पक्ष कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा पक्ष है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, यानी उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो उसका बोध स्तर है, उसको कैसे विषय वस्तु सन्निहित किया जाए, उसके व्यवहारिक रूप में लाया जाए। तीसरा पक्ष है साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन
अर्थात उसके अंदर जो मनोगत्यात्मक प्रक्रिया चल रही है, जो उसके अंदर एक क्रियात्मक पहलू चल रहा है, वह कैसे कार्य करेगा, कैसे डेवलप होगा, इन तीनों बिंदुओं पर, इन तीनों उद्देश्यों पर हम ब्लूम्स के बताए गए इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो शब्दावलियां हैं, जो कुछ शब्द हैं, उसके एक एक प्रकारों को हम क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को भी देखते हैं, अर्थात ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। दूसरा पक्ष जो होता है विकास का, उद्देश्य का, वह अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम भावात्मक पक्ष कहते हैं। और तीसरा होता है साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। अब रही बात ज्ञानात्मक पक्ष में हमें क्या करना है, कहते हैं कि इसके अंतर्गत 6 चीजें आती हैं। 6 को अगर हम क्रम से करते हैं, उसको उद्देश्य बना करके कार्य करते हैं, तो हमारी शिक्षण की जो व्यवस्था है वह बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज, दूसरा है बोध, कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा प्रयोग, एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण, एनालिसिस, और पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस, और छठा होता है मूल्यांकन का स्तर, जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। जब किसी चीज को सीखना होता है, किसी चीज को सिखाना होता है, तो ऐसे विषय वस्तु को सिखाने के लिए जो हमारा उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष का होता है। अर्थात बालक के अंदर जो ज्ञानात्मक पक्ष है, जो उसके अंदर सोचने की, पहचानने की और स्मरण करने की शक्ति है, सबसे पहले उसको पढ़ाते हैं। यानी बालक अब तक अपने परिवेश में क्या जानता है, अब तक वह क्या सीखा, उसको स्मरण कर सके, उससे मिलती चीजों को वह पहचान सके, उसके संदर्भ में कार्य को कर सके। इसलिए हम ज्ञानात्मक पक्ष में जानने के लिए, पहचानने के लिए और पुनः स्मरण करने के लिए एक तरह से उद्देश्यों को लेकर के कार्य करते हैं, जिससे बालक उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सके, आसानी से कर सके और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप अपना भावात्मक पक्ष, अर्थात जो उसका बोध स्तर है, जो उसका एक तरह से इमोशनल पक्ष है, उसको हम मजबूत करें। तो देखिए, जो ज्ञानात्मक पक्ष, नॉलेज की बात आती है, ज्ञान का प्राय ही है कि बालक के अंदर जब हम किसी विषय वस्तु को कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं, तो उसको समझ आनी चाहिए, उसके अंदर पहचान आनी चाहिए, वह उस चीज से अवगत हो सके, मैं क्या सीखने बैठा हूं, किस परिस्थिति में सीखने बैठा हूं, इसके पहले मुझे क्या जानकारी है। दूसरा आता है बोध स्तर, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी जो चीजें वो जान चुका है, जिसके विषय में उसको स्मरण हो चुका है कि हाँ मैं इस परिस्थिति से जुड़ा हुआ हूं, मैं उसको पहचान सकता हूं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, रिकॉल कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो समझ होती है, जो उसकी सोच होती है, जो उसकी अंतर्दृष्टि होती है, जिसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता रखता है, उस बोध स्तर को जगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा होता है प्रयोग, अर्थात ज्ञान। जब वह किसी वस्तु को जान लिया है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लिया है, उस पर वह विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, उस पर वह चिंतन कर सकता है, वह अपनी सूझ का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन, अर्थात अब वह कार्य करने के लिए आगे बढ़े। और जब कार्य करता है, तो कार्य को करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि हमें उस ज्ञान में जो भी विषय वस्तु है, सबसे पहले उसका विश्लेषण किया जाए, एनालिसिस किया जाए। अर्थात किसी भी विषय वस्तु को पार्ट में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में विभाजित करके, एक एक भाग को अच्छी तरह से व्याख्यायित करके, परिभाषित करके, उसका स्पष्टीकरण देते हुए अलग अलग भागों को एक साथ फिर धीरे धीरे जोड़ना चाहिए। इसलिए वह संश्लेषण के रूप में आ जाता है। जैसे एक मकान होता है, उसका विश्लेषित रूप होता है, उसमें ईंट है, कंक्रीट है, बालू है, लोहे के छड़ हैं, उसमें मिट्टी है, उसमें जल है, सब कुछ मिक्स करने के बाद तब जाकर के एक संश्लेषित रूप मकान बनता है, एक घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से हम एक एक पार्ट को पहले विश्लेषित करते हैं, अलग अलग रूप से लिखते हैं, फिर इन्हीं को जब व्याख्या कर लेते हैं, सबको एक रूप से व्याख्यायित करके संकलित करते हैं, वही उसका संश्लेषित रूप होता है, अर्थात समग्र रूप होता है। अर्थात अब तक आपने क्या पढ़ा, प्रत्येक लोगों के द्वारा क्या बताया गया, उन समस्त ज्ञानों को एकत्र करना, उसका संकलन करना, या आपका सिंथेसिस होता है। फिर आता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। अब हमने क्या सीखा, कितनी मात्रा में सीखा, उसका मूल्य क्या है। यानी
अब उसका एक तरह से डिसीजन लेना, मूल्यांकन करना कि मेरे सीखने में अभी कितनी कमियां रह गई हैं, मैं और कितना प्रयास करके इस विषय वस्तु को सीख सकता हूं। इन तमाम चीजों के विषय में हम अपने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, जो हमारे उस ज्ञानात्मक पक्ष को ही मजबूत करता है, जिसके आधार पर हम किसी चीज को सोचने के लिए, समझने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए तत्पर हो पाते हैं, तैयार हो पाते हैं। इस तरह से जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है वह ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन इन 6 भागों में विभाजित होता है। दूसरा पक्ष जो ब्लूम्स ने बताया है शैक्षिक उद्देश्यों का, अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम कहते हैं भावात्मक पक्ष, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का जो भावात्मक पक्ष होता है, जिस पक्ष को जागृत करने के लिए, विकसित करने के लिए एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करता है। वह बच्चों के स्तर को देखते हुए अपनी सरल से सरल भाषा का प्रयोग करता है। कहते हैं कि ऐसे पक्ष को भावात्मक पक्ष, अर्थात जब बालक उस विषय वस्तु में अपनी भावनाओं को जोड़ देता है तभी उस चीज को सीख पाता है। यानी किसी चीज को सीखने के लिए पहले हमें भाव की आवश्यकता होती है, हमें बोध की आवश्यकता, अपने एटीट्यूड बदलने की आवश्यकता होती है। जब तक हम मनोवृत्ति, अपने दृष्टिकोणों को, अपने रुझानों को उस विषय वस्तु में नहीं लगाते हैं, फिर उसका प्रयोग कैसे करना है, इसको जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक भावात्मक पक्ष मजबूत नहीं होता है। इसलिए शिक्षण के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों की परिस्थितियों को देखिए, उनकी लेवल को देखिए, उनके सीखने की क्षमताओं को समझिए, उनके अंदर रुचि को उत्पन्न करिए, विषय वस्तु के प्रति इतना अट्रैक्ट करिए, उनका ध्यान आकर्षण किया जाए, जिसके आधार पर वह उस विषय वस्तु को सीखने के लिए तत्पर हो सके। वे साथ ही साथ अपनी सूझ का, अपनी समझ का, अपने विवेक का, अपनी परख का भी वहां पर बोध करा सके, उसका उपयोग कर सके। इस तरह से सबसे पहले जो इसका भाग है वह ग्रहण है, फिर अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, विचरण है, व्यवस्था है और चरित्र है। यानी जो भावात्मक पक्ष होता है उसमें मूल रूप से ग्रहण, रिसीविंग, अर्थात किसी विषय वस्तु को मुझे किस मात्रा में ग्रहण करना है, किस मात्रा में सीखना है, पहले इसके लिए तैयार होना। जब तक हम तैयार नहीं होंगे किसी ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तब तक हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए जो भावात्मक पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य बताए गए हैं वो क्या है? पहले रिसीविंग से शुरू होता है, अर्थात ग्रहण, आग्रहण या किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। जब प्राप्त करने की इच्छा होती है जिसमें हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मैं इस चीज को सीखना चाहता हूं, इसके लिए मैं तत्पर हूं, जब यह भाव आता है तब होता है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, अर्थात अब आप उस चीज को मुझे सिखाइए, मैं इसको अच्छी तरह से सीख सकता हूं, इसके विषय में अपनी कुछ बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सकता हूं, इसके आधार पर मैं उसका विवेक पूर्ण निर्णय ले सकता हूं, उस कार्य को करने के लिए उसमें जो परख होती है उस प्रकार की सोच का प्रयोग मैं कर सकता हूं। इसलिए अनुक्रिया किसी चीज को रिसीव करने के लिए यस या नो का जो एक भाव होता है उसको वहां पर प्रकट करना, अपीयर करना, और तत्पश्चात मैं जो ग्रहण कर रहा हूं उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या है, नकारात्मक है, सकारात्मक है या एक नॉर्मल है। इस प्रोसेस के तहत हम काम करते हैं और अनुमूल्यन, वैल्यूइंग करते हैं कि क्या जो मैं चीज सीख रहा हूं, लर्निंग कर रहा हूं, क्या मेरे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वह बहुत ही उपयोगी है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। इन तमाम संदर्भों में देखते हुए हम विषय वस्तु को ग्रहण करने की जो भावनाएं लेते हैं, जो अपने विवेक को बढ़ाते हैं, जो अपने चिंतन को बढ़ाते हैं, जो बोध स्तर को मजबूत करते हैं, यह बोध स्तर जितना ही मजबूत होता है, भाव जितना ही मजबूत होगा, जितना ही उसका हम मूल्यांकन, वैल्यूइंग करते हैं, अर्थात जो अनुमूल्यन होगा, वैल्यू, अगर उस विषय वस्तु को सीखने का मूल्य हमें ज्यादा दिखाई पड़ता, महत्ता ज्यादा दिखाई पड़ती, उपयोगिता ज्यादा दिखाई पड़ती है, तो उस चीज को हम जल्दी सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विषय वस्तुएं होती है जिनका वैल्यू हमारे जीवन में कुछ कम लगता है, ऐसी चीजों को बच्चे अच्छी तरह से सीख नहीं पाते हैं। इसलिए प्रत्येक विषय वस्तु के पहले वैल्यूइंग को बताया जाए, उसके मूल्य, उपयोगिता को दर्शाया जाए, जिसके आधार पर वे भावनात्मक रूप से जुड़ सके, उसको अच्छी तरह से तत्पर होकर के सीखने के लिए आगे बढ़ सके। फिर आता है विचरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। विचरण का प्राय होता है कि अब जो कुछ भी मैं सीख रहा हूं उस विषय वस्तु से मेरा विचरण हो, प्रत्यक्षीकरण हो, परसेप्शनाइजेशन हो, यानी चीजों को दृश्य रूप में जैसे हम देखते हैं, उसको देखते ही वो चीजें हमारे भाव भंगिमाओं में, मस्तिष्क में
एक चित्र के रूप में चित्रित होने लगती हैं। हम किसी घटना को भी देखे हुए हैं, जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो घटनाएं हमें तुरंत याद आने लगती हैं। अर्थात वह दृश्य हमारे मन में क्या करता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करता है, वह विचरण करता है। इसी प्रकार किसी विषय वस्तु को सीखते समय इस प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को विषय वस्तु सिखाई जाए तो उसके पूर्व में सीखी हुई चीजें, वर्तमान में जो सीख रहा है, जो कम्युनिकेशन चल रहा है, वो समस्त चीजें उसके मस्तिष्क में विचरण करने लगे, चलायमान हो जाए, गतिमान हो जाए, गतिशील हो जाए, मोटिवेट हो जाए। तत्पश्चात आती है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन की। व्यवस्था से प्राय होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी मैनेजिंग कैसी है, उसमें किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसका क्रम कैसा है, स्थिति क्या है, उस परिस्थितियों में हम कैसे सीख सकते हैं, उसका अनुकूलन हम कैसे कर सकते हैं। कहने का प्राय है कि जो व्यवस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह सीखने और सिखाने की जो विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, अथवा जो हम लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, या ब्लैक बोर्ड राइटिंग कर रहे हैं, या चार्ट मॉडल इत्यादि को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के सन्निहित करने के पश्चात हम यह साबित कर सकते हैं, यह दिखा सकते हैं कि बालक अब किसी चीज को सीखने के लिए तैयार है, उसके लिए प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, उसका वह वैल्यूइंग महत्ता या उपयोगिता को समझ सकता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो भी भावनाएं हैं वह एक तरह से चलायमान हो चुकी हैं, वह सीखने के तत्पर हो सकता है। इसलिए उस सीखने की अवस्था को व्यवस्थित करना है, अर्थात मस्तिष्क में एक एक स्टेप करके उस व्यवस्था को तह मिला करके एक सिस्टम के साथ बैठाना है, जिसके आधार पर वह कार्य कर सके, जिसके आधार पर उसके चरित्र का निर्माण हो सके। चरित्र क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, अर्थात जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ हम लोगों को देख करके अपनाते हैं, जो हमारे जीवन के एक मुख्य कार्य का रूप ले लेता है, वह समस्त कार्य करने की प्रवृत्ति ही हमारे चरित्र की द्योतक होती है, हमारे चरित्र को बताने के लिए वो संज्ञा होती है। इसलिए जो चरित्र निर्माण की बात होती है, कैरेक्टराइजेशन की बात होती है, यह भी एक भावात्मक पक्ष होता है। और जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हो, किसी कार्य को सीखने के लिए हमारा पूरा मनोवृत्ति ना बनती हो, उसमें रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया का भाव ना हो, उसकी वैल्यूइंग हम ना समझते हो, या वैल्यूइंग जब उसकी महत्ता को समझ लेते हैं तब उसको हम करने के लिए तत्पर होते हैं, जिसे हम विचरण के रूप में लेते हैं। जब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो जाता है तत्पश्चात हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, हम व्यवस्था कैसे करें, मैनेजिंग कैसे करें, और किस स्तर से हम कहां से सीखें, कहां पर शुरू करें, कहां पर उसको ले जाकर के समाप्त करें। ये तमाम चीजों के आधार पर सीखते सीखते जब वो हमारे प्रवृत्ति में आ जाती है, हमारी दिनचर्या में आ जाती है, हमारी कार्यप्रणाली में वो प्रयोग होने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं चरित्र। वही हमारा होता है नेचर, वही हमारा होता है कैरेक्टर, जिसके आधार पर हमारे आपके अच्छाइयों और बुराइयों की गणना होने लगती है। तो किसी भी वस्तु में विशेष दक्षता प्राप्त करना, ये हमारे चरित्र का द्योतक होता है। उसके प्रति हमारे रिसीविंग का भाव होता है, उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है उसका भाव होता है, किस प्रकार से हम उसको सीख रहे हैं उसके वैल्यूइंग की चर्चा होती है। महत्ता जैसी होगी उसी प्रकार से हमारे मन में विचारों की जो प्रवाहशीलता है वह बढ़ती है, उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था के अनुरूप हमारे चरित्र का निर्माण होता है। अब रही बात साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन की, जो इसका तीसरा पक्ष है, जिसको हम क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं। मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष तभी आ सकता है, तभी यह सफल हो सकता है, जब हम ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष को अच्छी तरह से मजबूत कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। बिना ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष की मजबूती के हमारा जो मनोगत्यात्मक साइकोमोटर डोमेन है यह क्रियाशील नहीं हो पाता है। इसलिए हमें इन दोनों पक्षों को मजबूत करने के पश्चात ही साइकोमोटर एक्टिव हो पाता है, यानी यह पक्ष मजबूत हो पाता है, जिसके लिए 6 चीजें आवश्यक हैं ब्लूम्स के द्वारा: उद्दीपन, इंपल्सन, कार्य करना, एक्शन, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, समायोजन, एडजस्टमेंट या कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन, आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। इन 6 जो वर्गीकरण के रूप दिए गए हैं, ये किसके लिए हैं? साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन के लिए। एक बालक के अंदर किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा कहां से आती है? उद्दीपन के द्वारा, इंपल्सन के द्वारा। हम जब किसी व्यक्ति के सामने या बालक के सामने कोई एक प्रश्न रखते हैं, कोई एक समस्या रखते हैं, वह सीखने के लिए उद्दीप्त करता, उसकी अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको
एक तरह से उद्भाषित करने का प्रयास करता है। तो जब उद्दीपन हमारा अच्छा होता है, जब हमारा स्टिमुलस अच्छा होता है, इंपल्सन अच्छा होता है, तो उसके आधार पर व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। अर्थात जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं, जिसके आधार पर उसका ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष को मजबूत किया गया, अब उसी के आधार पर जैसा उद्दीपन दिया जाएगा, जैसा इंपल्सन दिया जाएगा, जैसा टारगेट सेट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना, अर्थात एक्शन लेना, प्रोसेस में आना। और जब प्रोसेस शुरू होता है, कैसे करें, कहां से करें, कितनी मात्रा में करें, उसका एक तरह से कंट्रोलिंग, नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं हम मनमाना जितना चाहे उतना बोलते रहें, जितना चाहे उतना करते रहें, कहां शुरू करें इसका कोई रास्ता ना हो, नहीं, बल्कि उसके कंट्रोलिंग होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम जिस विषय वस्तु को सीख रहे हैं उसका कोई क्षेत्र होना चाहिए, उसका एक अपना एरिया होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, दायरा होना चाहिए। हम विषय वस्तुओं में नियंत्रण, अर्थात सीखने में जो उद्दीपन मिल रहा है, जिसके आधार पर एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन को भी कंट्रोलिंग करना है, कार्य को नियंत्रित रूप से करना है। और जब नियंत्रित होता है, कहते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट करो, अर्थात अपने उस मानसिक शक्तियों को अन्य परिस्थितियों में, जो विषम परिस्थितियां हैं या हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में ले जाकर के उसके साथ एडजस्टिंग करना, अनुकूलन करना, समायोजन करना, जिसके आधार पर बालक किसी भी परिस्थिति में अपने को डेवलप कर सके, उसके साथ रह सके। समायोजन के बाद स्वाभाविकरण, अर्थात जब उसके अंदर समायोजन की क्षमता आ जाती है, तो समायोजन को अपना एक स्वभाव बना ले, नेचुरल बना ले, कि मेरे दिनचर्या में ये चीजें आती हैं, मुझे इन चीजों को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। अगर इस प्रकार से हम प्रतिदिन कुछ पढ़ने की आदत, कार्य करने की आदत या लिखने की आदत डाल लेते हैं, तो वह हमारा एक स्वभाव हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम को करना चाहेंगे। अंत में आता है आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन, अर्थात जब उद्दीपन, कार्य नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण की प्रक्रिया पूरी होती है, तब ये सारे कार्य जो होते हैं वह व्यक्ति के आदत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। अब हम सोना, बैठना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना आदि, ये क्या है? यानी उद्देश्यों के आधार पर जैसा हम बच्चे को चाहते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं, उसको कैसा बनाना चाहते हैं, या उसकी एक आदत के अंदर आ जाता है। अगर गुड हैबिट फॉर्मेशन हम करते हैं, तो बालक सदैव अच्छे रास्ते पर चलेगा, अच्छे कार्य करेगा। लेकिन अगर यहीं पर बच्चों के अंदर इन आदतों का निर्माण गलत रास्ते से हो जाता है, तो ऐसे बच्चे झूठ बोलना, अपराध करना, स्कूल ना जाना, विलंब से आना, तमाम प्रकार के बहानेबाजी करना, ये तमाम प्रकार के दोष आ जाते हैं। इसलिए जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, जो शैक्षिक उद्देश्य होता है, उसको ब्लूम्स ने 3 भागों में बांटा। उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए, सीखने सिखाने के लिए मूल रूप से उन्होंने 3 पक्षों में बांटा है, जिसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। ब्लूम्स का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, जिसको मूल रूप से कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन के रूप में देखा गया, जिनके ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष के रूप में देखा गया। ज्ञानात्मक पक्ष में आपने ज्ञान को, नॉलेज को, बोध, कंप्रिहेंसिव को, प्रयोग, एप्लीकेशन को, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन के आधार पर हम ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करते हैं इस उद्देश्यों को लेकर के। भावात्मक पक्ष को मजबूत करने के लिए इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमें ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचरण, व्यवस्था, चरित्र, अर्थात रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, बैडविंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन के आधार पर उसके भावात्मक पक्ष को मजबूत करना है, उन उद्देश्यों को पूर्ण करना है। और तीसरा पक्ष जो उसका साइकोमोटर कोग्निटिव क्रियात्मक पक्ष होता है, वह मूल रूप से यही है कि हमें जो कुछ भी उद्दीपन मिल रहा है, जिसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों पर नियंत्रण कैसे करना, उसमें समायोजन कैसे करना, समायोजन के आधार पर अपने स्वभाव का परिवर्तन कैसे कराना है, और जिसके आधार पर हमारी आदत का निर्माण होता है, इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है। रही बात कि इसमें जो ज्ञान, बोध और प्रयोग की बात आती है, इसको शिक्षण का जो सबसे निम्न स्तर माना जाता है। जो विश्लेषण और संश्लेषण होता है, यह शिक्षण का मध्यम स्तर होता है, और जो मूल्यांकन होता है यह उच्च स्तर होता है। इसी प्रकार से अन्य पक्षों में, डोमेन में भी हमें जानना चाहिए। अर्थात ज्ञान, बोध, प्रयोग ये जो हैं शिक्षण के निम्न स्तर बोले जाते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण ये मध्यम स्तर माने जाते हैं, और मूल्यांकन एक सर्वोच्च स्तर होता है। इसी तरह से जो भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष होता है, इसमें जो चरित्र का निर्माण है, आत्मों का निर्माण है, ये इसके सबसे उत्तम या उच्च
अवस्था के दो तक होते हैं, जहां पर जा करके उसे सफलता मिलती है, उसे सब कुछ सोचने की, करने की, व्यवहार में लाने की, उदाहरणों को देने की, दृष्टांतों को बताने की क्षमता विकसित हो जाती है। यहाँ पर बालक किसी चीज को सीखने के लिए प्रेरित होता है, यहाँ पर सीखने की क्रिया में व्यस्त होता है, अपने सूझबूझ आज के द्वारा मनोगत्यात्मक स्थिति में जाकर के वह उस कार्य को व्यवहार रूप में परिणत कर देता है, अर्थात उसको सूझबूझ के साथ करता है, उसके उदाहरणों को दे सकता है, दृष्टांतों को बता सकता है, उसको लिख सकता है, व्याख्या कर सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है, उसमें परख ला सकता है, उसमें अंतर बता सकता है, यानी उसमें समस्त विवेक बुद्धि का उसका विकास हो जाता है, उसके अंदर पूरी मेच्योरिटी आ जाती है। इस तरह से विषय वस्तु का जो मूल्यांकन होता है, विषय वस्तु का जो कार्य करने का उद्देश्य होता है, वह पूर्ण होता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसके भागों को पूछा जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले जो तमाम इसके शिक्षण के बिंदु हैं ये आते हैं। तो विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को इसको लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, और नोटिफिकेशन को प्राप्त करना हो तो बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं।